परसों हमने दिखाया था ना आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुफ्तगू का वो हिस्सा जिसमें वो कह रहे हैं कि हम कुछ ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिससे निगरान हुकूमत भी मईशत के लिए जो ज़रूरी फ़ैसले हैं वो ले सके। अब इलेक्शन एक्ट 2023 के बिल को आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश कर दिया जाएगा। बिल मंजूर होने की सूरत में निगरान हुकूमत के इख्तियारात का दायरा कार बहुत वसी हो जाएगा। एक तरह से वो बज़ाहिर मुंतखब हुकूमत का ही काम कर सकेगी और इस पर बहुत सी बातें भी हो रही हैं। ये तक कहा जा रहा है कि निगरान हुकूमत को बहुत ज़्यादा इख्तियारात का मतलब यह है कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार भी हो सकते हैं। इलेक्शन एक्ट में तरामीम का कई दिनों से शोर था, बिल आखिर हुकूमत ने इसे फाइन ट्यून कर लिया है। बिल्कुल यही तो प्रॉब्लम थी, सोचा यही जा रहा था कि क्यों इसको इतना वाटर टाइट क्यों बनाया जा रहा है। जियो न्यूज़ को हासिल होने वाले मुसव्वदे के मुताबिक निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात हासिल होंगे। निगरान हुकूमत मुल्की मईशत के लिए ज़रूरी फैसले कर सकेगी। बैनुल अक़वामी इदारों और गैर मुल्की मुआहिदों की मजाज होगी। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। ये सारी चीज़ें जो अब होंगी वो आपको बता रहे हैं। नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। हतमी नतीजे की तस्वीर भी ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें होंगी। तस्वीर बनाकर रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट की सहूलत ना होने पर प्रिजाइडिंग अफसर असल नतीजा खुद पहुंचाने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग अफसर के पास इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे तक की डेडलाइन होगी। पोलिंग डे से 5 रोज़ का पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं किया जा सकेगा। हल्का बदलियों का अमल इंतखाबी स्केड्यूल के ऐलान से 4 माह कबल मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की तफसीलात वेबसाइट्स पर जारी करेगा। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक पोलिंग अमला इंतखाबात के दौरान अपनी तफसील में ड्यूटी नहीं देगा। अच्छा, इसके अलावा इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सूरत में पार्टी को 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। इलेक्शन एक्ट 2023 के बिल को आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा और बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि हुकूमत कोई छोटी मोटी तरमीम नहीं ला रही। इलेक्शन एक्ट में तरामीम सिर्फ निगरान वज़ीर आज़म को इख्तियारात देने के लिए नहीं बल्कि आने वाले इलेक्शन के लिए भी अहम साबित होंगे। मुदस्सिर रिजवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा इस पर मज़ीद बात करते हैं। डायरेक्टर प्रोग्राम्स फाफिन, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर साहब। मुदस्सिर साहब, ये इलेक्शन एक्ट 2023 तरमीमी बिल, इंतखाबी इस्लाहात वक्त की ज़रूरत तो थी ही, इंतखाबात को गैर मुतनाज़ और शफाफ बनाने के लिए क्या नए तकाज़े आपको लगता है कि इस बिल की मंजूरी के बाद पूरे हो जाएंगे? मतलब इस बिल के मंजूर होने के बाद जो इलेक्शन होगा उसका नतीजा जो निकलेगा वो सब मान लेंगे? देखिए, ये जो बिल आया है इसमें बहुत इट हैज़ बीन अ मच नीडेड रिफॉर्म्स, जिसमें 2 हिस्से हैं। एक तो ये बहुत देर में लेकर आए, थोड़ा पहले अगर ये डिस्कशन शुरू हो जाता तो जो गुफ्तगू बिल्कुल 2 हफ्ते पहले असेंबली की टेन्योर होने से पहले हो रही है, इसको शायद लोगों को भी ज़्यादा मिल जाता और इसको डिटेल में लोगों को समझ आ जाते क्या रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं और पार्लियामेंटेरियंस को भी जो कल सर्कुलेट हुआ ये बिल, तो ये ज़्यादा जल्दी होने चाहिए थे। लेकिन जो रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं वो खासे सब्सटेंशियल हैं और 2 इसके हिस्से हैं। एक तो इसमें जो रिजल्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है, जो इंतखाबी नताइज मुरतब करने का अमल है, उसको बड़ा स्ट्रेट जैकेट बनाने की कोशिश की गई है, जो कि 2017 के इलेक्शन में वीकनेसेस थी। मिसाल के तौर पे जिस तरह कुछ आपने जिक्र किया कि 2017 के इलेक्शन एक्ट के मुताबिक RTS नहीं चला तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कई जगहों पर स्टेशन पे रोक लिया गया कि फिजिकली वो ना लेके जाएं। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो वाजे कर दी गई हैं। रिकाउंट के मामलात को वाजे कर दिया गया है कि ऐसे हल्के जहाँ पे रिजेक्टेड बैलेट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट जो बाद में रिजेक्ट हो जाते हैं, वो ज़्यादा हुए मार्जिन ऑफ विक्ट्री से, तो वहाँ पे भी रिटर्निंग ऑफिसर पे अगर कोई रिक्वेस्ट देता है तो लाजिम होगा कि वो रिकाउंट करे। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर सकता है इलेक्शन ऑफिशियल्स के खिलाफ, पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ जो इलेक्शंस में इन्फ्लुएंस किसी किस्म का भी करेंगे, जो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक सेक्शन 55(3) में कंडीशंस के ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, असंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको सिर्फ सस्पेंड और विड्रॉ नहीं कर सकता बल्कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे रहे हैं कि उनकी अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन भी करें, उनको सजा भी दी जा सके क्रिमिनल जो भी रेलेवेंट कोर्ट है वहाँ पे केस रेफर करके। तो ये तो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ ही जो केयर टेकर के पावर्स को बढ़ाने की बात हो रही है या उसको डिफाइन करने की बात हो रही है, उसकी वजह से जो इलेक्शन तरामीम के अच्छे नुकात हैं वो ओवरशैडो हो गए और बात खाली केयर टेकर के पावर्स पर मरकूज होकर रह गई है, जो हम कल से मीडिया को, बल्कि उससे पहले
से मीडिया पे इलेक्शन रिफॉर्म्स की डिटेल्स पे बात नहीं हो रही, बस सिर्फ केयरटेकर की हवाले से बात हो रही है। अब ये सारे मामला डिस्ट्रस्ट पे मबनी है। एक बात ये भी समझ आती है कि मुल्क को 3 हफ्ते, 3 महीने या 2 महीने के लिए बिल्कुल किसी ऐसी हुकूमत पे नहीं छोड़ा जा सकता जिसके पास इख्तियार भी ना हो और इतने भी इख्तियार ना हो कि किसी अफसर को वो ट्रांसफर कर सके, जो कि इलेक्शन एक्ट की इलेक्शन एक्ट 2017 में दर्ज था, और इतने भी इख्तियार ना हो कि वो इस तरह के फैसले कर सके जिसकी जरूरत 5 साल अभी तो हमारे... लेकिन इतने ज्यादा इख्तियारात हो मुदस्सिर साहब के ये लगना शुरू हो जाए कि ये जो निगरान हुकूमत है वो ज्यादा इख्तियारात के साथ ज्यादा देर तक भी रह सकती है और इलेक्शन बहुत सा इबाम होता है फिर इसमें एक फाइन बैलेंस की जरूरत है, इसमें एक फाइन बैलेंस की जरूरत है, टोकनिज्म की जरूरत नहीं है। हम जैसे जो इलेक्शंस से मुल्हिका इदारे हैं जो इलेक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, वो इस बात को भी समझते हैं कि दुनिया भर में केयर टेकर्स कोई बहुत ही अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो केयर टेकर अरेंजमेंट्स होते हैं, वरना जो एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी निगरानी में इलेक्शन हो भी जाता है, क्योंकि इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज पूरी तरह इंडिपेंडेंट होती हैं, रियासत की न्यूट्रलिटी पे किसी को शक नहीं होता। यहाँ पे क्योंकि शक व शुबात ज्यादा है इसलिए केयरटेकर गवर्नमेंट्स बनाई गई। उसका तरीका भी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया कि केयरटेकर गवर्नमेंट कैसे बनेगी। 1990 से 2008 तक प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के डिस्कशन होते थे कोई केयरटेकर, तो उसको भी एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के जरिए हमारे यहाँ जमहूरियत पर इतना शबखून मारा गया है, और फिर आपको पता ही है वो जो हुकूमतें आती थी वो 10 साल 8 साल और फिर मतलब इतने अरसे रहती थी, फिर उनके सर पर होते हुए तो सर्टनली एतमाद का फुकदान था, इसीलिए केयरटेकर सेटअप आता है। एतमाद के फुकदान की वजह से इस किस्म के सवालात तेज हो रहे हैं, और इसमें जब तक हमारी रियासत और न्यूट्रल नहीं होती इलेक्शन प्रोसेस में, बिल्कुल जो वाज़ेह तौर पे दिखे भी, और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह पुरएतमाद, असर्टिव और इंडिपेंडेंट नहीं होता, तो इस किस्म की मुदस्सिर साहब ये इख्तियारात की बात कर लें, बहुत से मौशी फैसले कर सकेंगे, मुआहदे कर सकेंगे, इस मरतबा तो चलें ठीक है, हम डिफॉल्ट के करीब थे। अभी मुआहदों का तो जो तरमीम दी गई उसमें मुआहदों का जिक्र नहीं है, उसमें मुआहदों का जिक्र नहीं है, लेकिन दे कैन डील विद द मैटर्स रिलेटिंग टू इंटरनेशनल और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, और जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शुरू किए जा सके हैं उनको कंटिन्यू करने के इख्तियारात दिए जा रहे हैं, कहीं पे नए एग्रीमेंट्स की बात नहीं की, मगर इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश पैदा हो जाती है जो पहले नहीं थी। इस मरतबा तो अनप्रेसिडेंटेड हमारे इकोनॉमिक हालात हैं, ठीक है, हम अभी डिफ़ॉल्ट से थोड़ी देर के लिए बचे हैं, अल्लाह करे बचे रहें, लेकिन आज से 5 साल बाद या उसके बाद वाले इलेक्शन जो होते हैं तो यूजुअली हमारा होता है कि मौजूदा हालात के लिए जो कानून बना दिया जाता है, बाद में जो कानून बनाते हैं उन्हीं के लिए दर्द सर बन जाता है। इसमें वही राइट बैलेंस की जरूरत है ना, आपको ऐसी भी केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो एक सेक्शन ऑफिसर का ट्रांसफर भी ना कर सके बगैर इलेक्शन कमीशन की मर्जी के, और आपको ऐसी केयरटेकर गवर्नमेंट भी नहीं चाहिए जो बहुत ही लॉन्ग टर्म डिसीजंस कर सके। तो उसमें एक राइट बैलेंस की जरूरत है, और जिस तरह आपने कहा कि जिस किस्म की इकोनॉमिक सिचुएशन मुल्क की है उसमें आप एक टोकनिज्म इंटरम 3 महीने के लिए मुल्क में नाफिज नहीं कर सकते, आपको एक मैक्रो गवर्नेंस के लिए इफेक्टिव डिस्पेंसेशन चाहिए है, और सियासी जमातों को ये बात यकीनन इस बात की समझ है कि ये पावर वैक्यूम 3 महीने के लिए इकॉनमी के लिए खासा मुज़िर साबित हो सकता है, और इसकी इकोनॉमिक रीजनिंग शायद ज्यादा लग रही है, लेकिन यकीनन आपकी बात दुरुस्त है, इसमें एक फाइन बैलेंस चाहिए है। बहुत ही तवीलुल मियाद किस्म के फैसले अगर केयर टेकर्स को इजाजत दे दी गई तो वही होगा जो 1970। अच्छा मुदस्सिर साहब, ये एक और पॉइंट इस तरमीमी बिल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का तस्करा जो है वो हमने नहीं देखा, जबकि पिछली हुकूमत का पूरा जोर था कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर ऑब्वियसली उसको नाफिज होना चाहिए, वो यूटिलाइज होनी चाहिए। आपने बिल को मुकम्मल पढ़ा है, क्या आपको इसमें ऐसी मुस्तकबिल करीब में कोई कोशिश नजर आती है कि ऐसा भी हो जाए? वो ट्राई इन 2-3 हल्काज और एक्सपेरिमेंट क्या थोड़ा बहुत उसको जरा कदम उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे? ये तो इस हुकूमत ने आके जो ईवीएम और ओवरसीज वोटिंग के मुतालिक पीटीआई की गवर्नमेंट ने जॉइंट सेशन में एक बिल पास किया था, क्योंकि सेनेट में पास नहीं हुआ था, वो इन्होंने विड्रॉ कर लिया था पिछले साल जून या जुलाई में। लिहाजा अब ना ईवीएम जो कि एक अच्छा फैसला है, जिस तरह से पीटीआई की गवर्नमेंट ईवीएम का निफाज करने जा रही थी, इट कुड हैव बीन अ डिजास्टर। ईवीएम का इलेक्शन कमीशन पायलट करेगा, उसकी मतलब इट वुड बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, तो वो तो पिछले साल उसका फैसला हो गया था। लिहाजा दिस इज नॉट अ मैटर एड्रेस्ड बाय द एग्जिस्टिंग रिफॉर्म्स बिल।
बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हम ज़ाहिर है इस मामले पे दोबारा आपको ज़हमत देंगे, अभी हमारे पास वक्त की कमी है क्योंकि बहुत से पॉइंट्स हैं जिन पे डिस्कशन तफसील मांगती है। सो अभी आपके पास कुछ बताने के लिए जी हमारे पास तो खैर कुछ खास बताने को नहीं है, लेकिन कोई और ज़रूर बता रहा है और आपको पता है कि हमारे मैरिज हमारे पास तो है बहुत कुछ अभी खास बताने को।